मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। முடிஞ்ச வரைக்கும் படிங்க, எல்லாரையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க, எல்லா தலைவர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க, அம்பேத்கர் அவர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க, பெரியார் அவர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं रामानुजन और आप दिख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, पश्चिम बंगाल और असम में भले ही बीजेपी ने चुनाव आयोग और गोदी मीडिया के बलबूते रिजल्ट अपने नाम कर लिए हों, लेकिन साथियों जिस तरह से तमिलनाडु में जो उलटफेर देखने को मिला है और जिस तरह से थलापति विजय, जिन्होंने सिर्फ 2 साल हुए अपनी पार्टी को बनाए हुए और किस तरह से एक प्रचंड जीत हासिल की है, यहाँ से साथियों उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर खुद में विश्वास हो, अगर वास्तव में अपने अंदर एक जुनून हो तो कुछ भी हो सकता है साथियों। और यही बदलाव साथियों उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। बता दें साथियों कि अब थलापति विजय को देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वालों को भी लगने लगा है कि जिस तरह से तमिलनाडु में बदलाव हुआ है, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अपना दबदबा बनाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि एक बार तो चंद्रशेखर आज़ाद ने करके दिखा दिया है साथियों। 1.5 लाख वोटों से जीत, जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि नगीना में किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने दर्ज की थी, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक नया युवा और इस तरह से भाजपा, कांग्रेस, बसपा जैसे तमाम बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए और अकेले 51% वोट पाते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, बाकी 49% सभी राजनीतिक पार्टियां पाती हैं। तो ये जो समीकरण है साथियों, इससे भी यही उम्मीद है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकते हैं। बता दें साथियों कि थलापति विजय ने जिस तरह से डीएमके और एआईडीएमके को पछाड़ते हुए जीत दर्ज की है, अब सिर्फ इनको 10 सीटों की ज़रूरत है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में। कुल मिलाकर साथियों आपको बता दें कि 5 सीटों पर जो है कांग्रेस राज़ी हो सकती है, और वही साथियों आपको बता दें कि डीएमके तो नहीं बल्कि एआईडीएमके द्वारा 5 सीटों का समर्थन मिल सकता है, और इसके कारण थलापति विजय तमिलनाडु में अपनी सरकार बना सकते हैं। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि थलापति विजय यदि इतनी बड़ी जीत हासिल किए हैं तो किसके बलबूते हासिल किए हैं। बता दें साथियों कि थलापति विजय जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार का सहारा लेते हैं और किस तरह से अंबेडकरवाद का बीज बोते हैं, और वही अंबेडकरवाद कहीं ना कहीं थलापति विजय को इस मुकाम तक पहुंचाता है। बता दें साथियों कि अमित शाह, जिन्होंने संसद में ये कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर नाम इतना भगवान का लेते तो शायद सीधे स्वर्ग में पहुंच जाते, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि अंबेडकर नाम एक फैशन हो गया है। तो कहीं ना कहीं साथियों अमित शाह जैसे लोगों पर एक जोरदार तमाचा है। वही बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, और वही बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत जैसे लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर माल्यार्पण करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और यही नहीं साथियों, योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को लेकर जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि हर विधानसभा में लगभग 10 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों का सुंदरीकरण करेंगे, साथ ही साथ छत बनाएंगे, बाउंड्री वॉल लगाएंगे। और उधर साथियों ग्वालियर में जिस तरह से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंबेडकर धाम बनाने की बात की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सहारा लेती है, लेकिन वही बीजेपी किस तरह से फिर बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है। जब स्वार्थ होता है
जब वोट की जरूरत पड़ती है तो जनता को गुमराह करने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए किस तरह से बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति प्रेम का दिखावा करती है, लेकिन वही जब मतलब निकल जाता है तो साथियों किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। बता दें साथियों कि थालापति विजय ने जिस तरह से एक बड़ी विजय हासिल की है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। सभी लोग थालापति विजय को जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ तुलना ये भी कर रहे हैं कि जिस तरह से थालापति विजय वहाँ पर जीत हासिल की है, ठीक उसी तरह से नगीना सांसद उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश में एक सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जल्दी उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने वाले हैं और इस यात्रा को लेकर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है। और बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को अब उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में तमाम बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं और उन्होंने किस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रीतम कुमार बौद्ध पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि राजनीति में नए दौर का आगाज, चंद्रशेखर आज़ाद और थलपति विजय। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अब पुराने चश्मे से देखना बंद करना होगा। जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद को हल्के में ले रहे हैं उन्हें तमिलनाडु के ताज़ा चुनावी नतीजों और थलपति विजय के उभार से सबक लेना चाहिए। जिस तरह तमिलनाडु में दशकों से जमी डीएमके और एआईडीएमके की द्विदलीय राजनीति को थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने 2026 के विधानसभा चुनाव में हिला कर रख दिया है। टीवीके 100 से प्लस सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ठीक वैसा ही अंडर करेंट यूपी में चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर चंद्रशेखर की 1.5 लाख से अधिक वोटों की जीत ने साबित कर दिया कि वे सोशल मीडिया से निकलकर सीधे जनता के दिलों और ईवीएम तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने अकेले दम पर बीजेपी और सपा बसपा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा। विजय के तरह ही चंद्रशेखर के पास युवाओं और शोषितों का एक बेहद जोशीला और समर्पित कैडर है। बसपा के घटते प्रभाव के बीच आज़ाद समाज पार्टी दलित राजनीति के नए और आक्रामक केंद्र के रूप में उभरी है। आज तमिलनाडु में विजय ने MGR 2.0 का करिश्मा कर दिखाया है। यूपी में चंद्रशेखर भी 2027 की तैयारी के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा जैसे अभियानों के जरिए जमीनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। राजनीति अब सिर्फ चेहरों की नहीं बल्कि विकल्प की है। जनता जब पुराने ढर्रे से उबती है तो चंद्रशेखर या विजय जैसे नए नेतृत्व को सर आंखों पर बिठाती है। यूपी 2027 की लड़ाई अब त्रिकोणीय नहीं बल्कि बेहद दिलचस्प होने वाली है। वही साथियों प्रियांशु कुमार लिखते हैं कि तमिलनाडु में एक स्थायी द्रविड़ियन राजनीति पार्टी की हार के बाद MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कोई कुछ भी बोले, स्टालिन के रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में विस्तार नहीं करने दिया। अब एक्टर विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या वे खुलकर उस दक्षिण भारतीय द्रविड़ियन राजनीति को संयोज कर रख पाएंगे या नहीं? क्या वो भाजपा को दक्षिण में विस्तार करने से रोक पाएंगे या नहीं? जिस प्रकार एक्टर विजय ने बाबा साहेब अम्बेडकर व पेरियार जी के नाम पर जमकर वोट लिए, क्या उस स्तर पर फैसले भी ले पाएंगे? ये बड़े व गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब समय के साथ आगे मिल जाएगा। आपको क्या लगता है? वही साथियों आपको बता दें कि पवन लिखते हैं कि स्टालिन की डीएमके सरकार में सन 2024 में चेन्नई बीएसपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रांग की धारदार हथियारों से निर्मम हत्या हुई। दलितों ने आज स्टालिन से तमिलनाडु की सत्ता छीन ली। यहाँ तक कि दलितों ने स्टालिन को विधानसभा सीट पर मात दे दी। दलित वर्ग अब वोट की चोट से जवाब देगा। आगे भीम बौद्ध लिखते हैं कि ये भाई साहब केरल तमिलनाडु 1 महीने से डेरा डाले हुए थे, इनसे मांगिए रिपोर्ट कार्ड। नोटा में भी आपसे ज़्यादा वोट पड़ा है दोनों जगहों पर, इसलिए कह रहा पहले घर मजबूत करिए, पड़ोसियों को बाद में मजबूत करेंगे।
उत्तर प्रदेश में उतरने से डर लगता है भाई साहब को। ट्विटर पर केवल रिपोस्ट करना ही सीख रहे हैं, लोगों से मिलने से डर लगता है। सच्चे अम्बेडकरवादी किसी पार्टी और किसी के आदेश के मोहताज नहीं होते। अपने लोगों पर अत्याचार हो, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह कूद जाओ, मिलो, भरोसा दिलाओ कि हम आपके साथ हैं। यहाँ पर आकाश आनंद को लेकर भीम बौद्ध ने पोस्ट किया है। वहीं साथियों आपको बता दें कि शुभम शुक्ला लिखते हैं कि तमिलनाडु में 87% हिंदू, ईसाई 6% और मुस्लिम 5%। फिर भी जोसेफ विजय की टीवीके ने पहली बार में ही जबरदस्त जीत दर्ज की। उसके कुछ कारण, जब आप हिंदू होकर भी हमेशा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले पूरे एक समाज को अलग थलग करेंगे, जब आप हिंदू धर्म की प्रहरी ब्राह्मण समाज के खिलाफ पूरा कैंपेन बनाएं, उन्हें राजनीतिक सामाजिक अछूत बना दें, जब आप विकास शिक्षा रोजगार की जगह सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, जाति नफरत, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दें, जब आप हिंदू धर्म के अंदर ही एक अलग द्रविड़ विचारधारा घुसेड़ दें, दलित ब्राह्मण गरीब ओबीसी को प्रताड़ित किया जाए। विजय की टीवीके ने द्रविड़ विचारधारा नहीं अपनाया, जाति नफरत नहीं फैलाया, धार्मिक टिप्पणी नहीं की, नतीजन 5% आबादी वाले ईसाई समाज के विजय थलपति को सर्व समाज ने स्वीकार किया। ये नफरत के विचारधारा का अंत है। आगे प्रियांशु कुमार लिखते हैं, देश के सभी राजनीतिक दलों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि भाजपा ने पूरी ताकत लगाकर हिंदू की विचारधारा को राजनीति का केंद्र बनाकर उस पर अपना एकाधिकार जमा लिया है। अब ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास दो रास्ते हैं। पहला, भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा में ही छलांग लगाकर उसे रोकने की कोशिश करना, और दूसरा, भाजपा की इस विचारधारा के खिलाफ एक और मजबूत विचारधारा के साथ खड़ा होना और अंततः भाजपा की विचारधारा को परास्त करना। अगर पहला विकल्प चुना जाए तो सफलता की गारंटी कम है, क्योंकि भाजपा उस विचारधारा पर सब कुछ इन्वेस्ट कर चुकी है। यहाँ अगर भाजपा हार भी जाती है तो वह परमानेंट नहीं होगा। अगर दूसरा विकल्प चुना जाए तो अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ खुलकर खड़ा होना पड़ेगा। इसमें थोड़ा समय और अधिक संघर्ष लग सकता है, पर जब यहाँ से परिणाम आएंगे तो भाजपा को जड़ से खत्म करेंगे। मेरे व्यक्तिगत विचार, प्रियांशु कुमार। आगे भीम बौद्ध ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा है, हमें दूसरों के पास गठबंधन करने जाने की जरूरत नहीं है। अगर यही दोनों साथ आ जाए तो 2027 में सबकी विदाई कर देंगे। अगर आप सपा से गठबंधन करेंगे तो धोखा देगी सपा। अगर चंद्रशेखर साथ आए तो कभी नहीं अलग होंगे, यह सच्चाई है। लाख आरोप प्रत्यारोप को भूलकर हमें एक होना है। दुनिया की कोई ताकत एक होने से नहीं रोक सकती। वोटर एक होंगे तो नेताओं को एक होना पड़ेगा। नहीं, हमें कहना पड़ेगा कि जहां बीएसपी एसपी में से जो मजबूत कैंडिडेट दिखेगा उसी को वोट करना। आगे प्रीतम कुमार बौद्ध ने लिखा है कि क्या आपने कभी गौर किया है कि सामाजिक न्याय का दावा करने वाले राज्यों में भी सत्ता की चाबी किसके पास है? आंकड़े एक कड़वी हकीकत बयां करते हैं। पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति एससी की आबादी 23.5%, देश में दूसरी सबसे बड़ी। तमिलनाडु जिसमें आबादी लगभग 19%, पुडुचेरी आबादी 15.7%, केरल आबादी 10% और असम में 7.15%। हैरानी की बात यह है कि इन राज्यों में बहुजन समाज के प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व में इस बड़ी आबादी का कोई प्रतिनिधित्व न के बराबर है। सवाल यह है कि क्या सामाजिक न्याय केवल चुनावी भाषणों और वोट बैंक तक सीमित है? इन राज्यों में आज तक कोई एससी मुख्यमंत्री या पार्टी का सर्वोच्च निर्णायक नेता क्यों नहीं उभर पाया? क्या आरक्षित सीटें देकर मुख्यधारा के नेतृत्व में इन समुदायों को दूर रखा जा रहा है? जब तक राजनीतिक दलों के निर्णय लेने वाले कमरों, डिसीजन मेकिंग बॉडीज में जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र को सही मायने में जनतांत्रिक कहना अधूरा होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब जी ने दिखाया है कि अब समय है कि हम केवल वोट देने वाले नहीं बल्कि नेतृत्व करने वाले बने। आपकी इस पर क्या राय है?
आगे प्रियंशु कुमार भी दोबारा पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि तमिलनाडु में एक्टर विजय की जीत से एक बात तो निश्चित हो चुकी है कि राजनीति में कोई स्थापित नहीं और कोई नौसिखिया नहीं। जनता जिसे चाहे उसे शासन सौंप सकती है। एक्टर विजय की जीत यूपी में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद व उनके कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह भरेगी और संघर्ष के लिए प्रेरित भी करेगी। 2027 का चुनाव यूपी में भी बड़े स्तर पर राजनीतिक उलटफेर की संभावना है। चीफ मिनिस्टर की यही रेस दिलचस्प होने वाली है। आगे बीएसएफ नामक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा है, जो ऐतिहासिक फेरबदल 2026 में एक्टर विजय ने तमिलनाडु में किया है, वही दृश्य 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में दोहरा जाएगा। देश की राजनीति अब धीरे धीरे करवट ले रही है। वही साथियों आपको बता दें कि सुनील अस्ते पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि देश में पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, बिना बाबा साहेब अम्बेडकर के आप भारत में राजनीति नहीं कर सकते हैं। यही शाश्वत सत्य है। तमिलनाडु के थलापति विजय की पार्टी के उदय ने बता दिया। जय भीम। आगे तरुण जाटो लिखते हैं कि अमित शाह कहता था कि अम्बेडकर का नाम लेने से क्या हो जाएगा, देखो अम्बेडकर का नाम लेने से पीएम सीएम बन जाते हैं। फिर साथियों आप देख सकते हैं कि निशु आज़ाद पोस्ट करते हुए लिखती हैं कि सत्ता बदलती है तो उम्मीदें जगती हैं, जनता जीतती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय जी को हार्दिक बधाई। जनहित, विकास और सामाजिक न्याय के नए अध्याय की शुभकामनाएं। जय भीम। वही साथियों आपको बता दें कि चेतन कुमार पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि दक्षिण में विजय थलापति ने नई राजनीति की शुरुआत कर इतिहास रच दिया है। अब बारी उत्तर प्रदेश की है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण को बहुजन समाज एकजुट होकर आज़ाद का समर्थन करे तो 2027 में यूपी की सत्ता की तस्वीर बदल सकती है। एकता ही ताकत है और यही ताकत बदलाव लाएगी। आपकी राय क्या है? तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में और थलापति विजय की जीत को लेकर लोग किस तरह से प्रतिक्रियाएं दी हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अब समय है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती एक साथ हो जाएं। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। कुल मिलाकर सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद के सर पर ताज देखने को मिल सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से थलापति विजय ने किया है ठीक उसी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों इन सब के बीच मेरा मानना यही है कि जो तमिलनाडु में माहौल है शायद उससे माहौल उत्तर प्रदेश में अलग है। जो थलापति विजय ने जीत हासिल की है हो सकता है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है कुछ अलग ही है। यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर राजनीति है। यहाँ पर विकास को लेकर राजनीति नहीं होती है, यहाँ पर धर्म को लेकर राजनीति होती है। अगर विकास की राजनीति होती, अगर रोजगार की होती, अगर शिक्षा की होती, अगर कहीं न कहीं अन्याय के विरुद्ध राजनीति होती तो शायद रिजल्ट कुछ अलग होता है। लेकिन नहीं साथियों, यहाँ पर तो जातिवाद और धर्म के बिना राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए तो साथियों आप देखते हैं कि जो मनुवादी सरकार बीजेपी सरकार कभी जय श्री राम के ऊपर राजनीति करती है तो कभी दलितों के वोट को पाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करती है। तो साथियों इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वही बीजेपी कभी जय श्री राम का नारा लगाते हुए राजनीति करती है, वही बीजेपी बाबा साहब का भी नाम लेती है, जबकि बाबा साहब और राम के बीच काफ़ी ज़्यादा अंतर है, क्योंकि अंबेडकरवादी विचारधारा मनवादी विचारधारा से बिल्कुल अलग है। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लगभग 17-18 जन प्रबुद्ध सम्मेलन, एक के बाद एक ऐसी महारैलियाँ जिसमें कई लाख लोग पहुँचे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो लोग रैलियों में पहुँचते हैं वो वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देंगे या फिर कुछ लालच में या फिर मोदी के मीठी मीठी बातों में उलझकर फिर से बीजेपी पर चढ़ जाएंगे। ये तो दलितों को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है बीजेपी सरकार में,
जिस तरह से 5 किलो राशन पर लोगों को गुमराह किया गया है, कैसे 5 किलो राशन देकर रोजगार छीन लिए गए हैं, किस तरह से मारा पीटा जा रहा है, किस तरह से हिंसा हो रही है, किस तरह से दलितों को सताया जा रहा है, किस तरह से बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और न्याय की गुहार लगाते वक्त किस तरह से उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाते हैं, ये तो साथियों सबने देखा है। अब चुनना जिम्मेदारी बहुजन समाज की है कि किसको चुनती है। बहुजन समाज की नज़रों में कौन ऐसा नेता है जो बहुजन समाज की आवाज़ उठाता है, कौन है जो सड़क से संसद तक दलितों की आवाज़ उठाता है, कौन है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात करता है, कौन है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने की बात करता है, कौन है जो संविधान की रक्षा करने की बात करता है, कौन है जो महिलाओं पर जब अत्याचार होता है तो काफ़ी दुखी होता है। इन सबका जवाब है साथियों आप लोग के पास, और आप लोग जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनना आपको है साथियों कि आप 5 किलो राशन पर जूझते हैं या फिर आपको रोज़गार चाहिए, आप दारू मुर्गा चाहते हैं या फिर आप विकास चाहते हैं। ये तो साथियों आप लोगों को तय करना है। हमारा काम है साथियों आप लोगों को निर्देश देना, हमारा काम है साथियों आप लोगों को जागरूक करना। जागरूक होना तो साथियों आपके हाथ में है। क्या आप वास्तव में बीजेपी के बहकावे में आने वाले हैं, या फिर आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को बचाने वाले हैं, या फिर आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए आगे आने वाले हैं, या फिर आप सच के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं। तय करना होगा साथियों आपको, चुनना होगा आपको। वोट आपके वश में है, आप अपने वोट से खुद अपना राजा बना सकते हो, खुद अपनी पार्टी को जिता सकते हो। जीत करानी आपके वश की है। तो साथियों आप लोग की क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।